हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, एक बार तो फिर से हाजिर हैं IIT JEE फिजिक्स के लिए। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग कुछ वेक्टर्स भी पढ़ रहे हैं। देखो, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें खत्म भी हो चुकी हों और कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हों। ठीक है, तो उसके लिए आप बस प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। आप प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। प्लेलिस्ट से आपको सारी कुछ बातें पता चल जाएगी, कौन कौन से वीडियो बन चुके हैं। ठीक है, ये देख लेना। और दूसरा, जितनी भी चीजें मैंने पढ़ा दिया है वो सारी चीजें आप देख लो, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, HC वर्मा की सॉल्यूशन मिल जाएगी और बहुत कुछ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये चौथा लेसन है, फोर्थ लेसन है ये। और इसके पहले जितनी चीजें हमने पढ़ा, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपका ये पूरा इंडेक्स है। इसके आगे देखिए, मैंने टू बी कंटिन्यू कर दिया है, मतलब अभी यहाँ पे चैप्टर्स खत्म नहीं होता है, इसके बाद भी हमें बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो एक लेसन में तो होगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे करते हुए हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाएंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज कि आप यहाँ से जो चीजें पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं आपको JEE के लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीटली फ्री है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर लो इसके लिए। ठीक है, वहां से भी मुझे देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कोर्सेज यहाँ से आप पढ़ लो, कुछ कोर्सेज जो मैंने वहां पढ़ा के रखे हैं, जो लेसन्स वहां से पढ़ लो। इस तरीके से आप पूरी तैयारी अपने एग्जाम की कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ मैं। और पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीजें मैं रिकॉल करूंगा आपको, क्योंकि बीच में भी थोड़ा गैप हो गया था, तो वो रिकॉल करते हुए फिर मैं हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो देखिए, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से मैंने इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। ठीक है, तो अब इसी पे आगे बढ़ते थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर इज इनहेरेंट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर बात किया जाए तो किसी भी मैटर के, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल नेचर होता है, ठीक है, हर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का, हर एक मैटर का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही उसका इलेक्ट्रिकल नेचर जो होता है वो इनहेरेंट होता है, मतलब कि वो विद्यमान होता है, निहित होता है, वही होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या, पहले तो आप ये जानो, क्योंकि ये बहुत इस लाइन में ना आपके चार्ज के बारे में बहुत ही एकदम अच्छे से डिटेल कर दिया, केवल एक लाइन में ही बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, कि जो भी इलेक्ट्रिकल नेचर होता है किसी भी मैटर का, वो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही इनहेरेंट करता है। ठीक है, उसी में निहित होता है। तो आप ऐसे समझो कि पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या। वैसे तो अगर केमिस्ट्री के बिहाफ पे देखोगे आप तो बहुत सारे मॉडल्स आए, ठीक है, और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया। तो वो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, आप उसको देखना पढ़ना। और न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे तो भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी कि पहले आपका थॉमसन का आया था, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल, देन उसके बाद बहुत सारी चीजें, रदरफोर्ड, और बहुत लोगों ने उसको डिफाइन किया, डी ब्रॉगली ने किया, फिर काफी कुछ चीजें हुई। ठीक है, तो अभी मॉडर्न जो आपका स्ट्रक्चर है उस पर काफी चीजें चल रही हैं। तो बेसिकली हमारा जो मेन एक आया, एक जनरल कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बना, वो ये बना कि एटॉमिक में एक आपका कोई स्ट्रक्चर में पहले तो क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेंटर पे न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की टेंडेंसी पॉजिटिव होती है, न्यूट्रॉन की टेंडेंसी जीरो होती है, मतलब न्यूट्रल होता है। इस हिसाब से आपका ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव आपका न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन इनका हो रहा होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसी में पूरा इलेक्ट्रिकल इसका कॉन्सेप्ट छुपा होता है किसी भी मैटर का। ठीक है ना। एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रिलेटिवली मैसिव न्यूक्लियर दैट कंटेन्स पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसा भी मैंने बताया कि जो एटम होता है ना, उसमें क्या होता है, बहुत ही स्मॉल और रिलेटिवली मैसिव न्यूक्लियर। तो रिलेटिवली मैसिव न्यूक्लियस का क्या मतलब है, मतलब इसका जो मास है ना, वो पहली बात तो देखो, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्स इक्वल होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ये होता है, और 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ये न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, ये प्रोटॉन का, ये न्यूट्रॉन का है, याद रखो। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हो कि अगर हम लोग बात करें 1.6 तो ये अप्रॉक्स इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मैसिव न्यूक्लियस, इसी को कह रहा है रिलेटिवली ये एक दूसरे पर रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, आप कह सकते हो ऐसे।
और दैट कंटेन्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वही एक्चुअली मिलकर रिलेटिवली आप कह सकते हो कि वो न्यूक्लियस का मास बन जाता है। ठीक है, वैसे डिपेंड करता है आपका, क्योंकि यहाँ पे एटम का कह रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का भी मास आप इंक्लूड कर दोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ डिग्री का होता है। ठीक है ना, इस डिग्री पे चला जाता है, इस नंबर पे आ जाता है। तो इसको हम लोग अप्रोक्स क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग एटम का मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को भी कहा जा सकता है। इसका अभी कह रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन को काउंट ना करो, आप चाहो तो इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब प्रोटॉन हैज अ मास इतना, ये है। ठीक है, अब देखो 7.3 आती है, तो हर बुक्स में अलग अलग वैल्यूज होती हैं, वो तो आप जितना ज्यादा उसको नंबर्स के आगे लिखते जाओगे उतना ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। व्हाइल न्यूट्रॉन हैज अ स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ा सा ये भारी होता है। ठीक है, इसका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, और जो कि 1.675। अब देखो मैंने यहाँ 2 और 4 लिखा था, इन्होंने 3 और 5 लिखा है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना। कभी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो 1.6 से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज अ डिफ्यूज क्लाउड ऑफ ऑर्बिटिंग पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, न्यूक्लियर के चारों तरफ एक क्लाउड होता है। ठीक है, अब क्लाउड का नाम क्या आया था ना, देखो आपको जो मैटर होता है वो 3 टाइप के होते हैं, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, मैटर 3 टाइप के आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसके 2 टाइप और हैं, मे बी आपने नाम सुना हो। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेट, नॉट कंडेंसेशन, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है, अगर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करके एक साथ रख दिया जाए तो इनका अपना एक क्या होगा, ग्रुपिंग होगी। ठीक है, नो डाउट रिपल्सन होगा, लेकिन अगर इनका पूरा एक कलेक्शन ले लिया जाए, ठीक, तो ये जो क्लाउड बनेगा इसी को कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, ये घूम रहे होते हैं। ठीक है, अपना हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी ये डेफिनेट एक सर्टेन ऑर्बिट होती है। और इलेक्ट्रॉन का मास देखो, जैसा कि यहाँ पे है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा, लाइक मास इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो मास होता है, जो चार्ज होता है, वो सारी चीजें इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि इनका मास अपना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे इनका चार्ज भी क्या है, इनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब हर एक पार्टिकल का अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जो कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उनकी वो अपनी होती है, मतलब उसका कोई वजह नहीं है, वो है तो है, वो हमारे नेचर में ऐसे ही पाया जाता है। तो एक होता है मास किसी भी चीज का, और उसी तरीके से अगर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो इनके चार्ज भी जो होते हैं ना, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इनकी। एंड ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्ज हैव बीन डिस्कवर्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और केवल 2 टाइप के चार्ज ही अभी तक पाए गए हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिहाफ पे भी आप कह सकते हो कि प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो 2 ही टाइप के आपके यहाँ चार्ज पाए गए। उसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि ये 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और इसको कैसे उन्होंने बताया था, मैं अभी आपको पहले तो मैं डिफाइन कर भी चुका हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज जब मैंने पढ़ाया था, तो फिर अभी देखता हूँ आगे भी डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो अ प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, अभी मैंने बताया, एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होता है हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, केवल मास होता है। ठीक है, तो विदाउट मास कभी भी कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, बट विदाउट चार्ज पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर किसी पे मास है तो आप ये जरूरी नहीं कि उस पे चार्ज होगा ही होगा, लेकिन अगर किसी पे चार्ज है किसी पार्टिकल पे तो उस पे मास होना कंपलसरी है। विदाउट मास कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द प्रोटॉन एग्जैक्टली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है वही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों आपस में इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूडली। ठीक है, और दोनों की वैल्यू कितनी होती है, ई मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम इज द यूनिट ऑफ द चार्ज। ठीक है, कूलम क्या होता है, ये सारी चीज आगे अभी डिस्कस होंगी। तो 1.6 × 10⁻19 कूलम इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन इनका नेचर जस्ट अपोजिट होता है। प्रोटॉन का नेचर होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव। तो कभी भी हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू में
कभी आगे माइनस मत लगा देना इलेक्ट्रॉन के। न्यूमेरिकल में हमेशा हम लोग यही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन उनके डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उनका नेचर को कैसा बिहेव है, उनका नेचर कैसा है, इसको डिफाइन आपका कौन करेगा, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव सिंबल, नेगेटिव सिंबल यही इसका बताएगा, ठीक है। द प्रोटॉन कैरीज द चार्ज प्लस ई एंड इलेक्ट्रॉन कैरीज द चार्ज माइनस ई। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जैसा अभी मैंने बताया, एंड ई हैज द वैल्यू, और इसके पास ई वैल्यू होती है, ठीक है। तो ई कूलम का चार्ज दोनों पे होता है, ठीक है। ई की वैल्यू मैंने बता दिया आपको, ओके। अच्छा, आगे कुछ चीजें और पढ़ते हैं। देखो, रिगार्डिंग चार्जेस द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नथिंग, सॉरी नोटिंग। तो कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे नोट कर लेने चाहिए चार्ज के रेस्पेक्ट में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो लाइक चार्जेस मीन्स क्या, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज या फिर दोनों निगेटिव चार्ज हो, इनको कहते हैं लाइक चार्जेस। दे आर रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। अगर एक जैसे चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट अगर अनलाइक चार्ज है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा हमेशा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो उनके में दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती है, अट्रैक्शन के भी, रिपल्सन के भी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो कैसे चार्जेस है। दूसरा पॉइंट आता है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, और दो टाइप के होते हैं ये, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बस इसके अलावा कोई चार्ज के यहाँ पे टाइप्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ दो, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। थर्ड पॉइंट आता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, पहली बात तो समझो, द क्वांटम ऑफ चार्ज इज ई, सबसे इंपॉर्टेंट। तो जो चार्ज का क्वांटम होता है ना, वो ई होता है, मतलब चार्ज हमेशा n इंटू ई के फॉर्म में ही पाए जाएंगे, ठीक है। चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, मतलब जैसे कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई मतलब 1e, 2e, 3e, 4e, या फिर निगेटिव में जाओ तो -5e, -2e ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो n क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, 1 2 3 4, और प्लस माइनस ई के फॉर्म में होगा। और प्लस माइनस ई मतलब प्लस ई आपका रिप्रेजेंट करेगा प्रोटॉन और माइनस ई रिप्रेजेंट करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन है वो केवल आपका ये शो कर रहा है कि कौन सा पार्टिकल है, और प्लस माइनस जब पार्टिकल को शो कर देगा, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उसके हिसाब से हम उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सारी चीजें हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। चार्ज जो होता है किसी बॉडी पर, कभी वो फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब हमेशा n की वैल्यू जो होगी वो इंटीजर होगी, और इंटीजर आप जानते ही हो, 0 +-1 +-2 +-3, मतलब काउंटेबल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है। तो वो आपके n होगा, इंटीजर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और वी कैन से द चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, वो फ्रिक्शन का प्रोसेस हो, कंडक्शन का प्रोसेस हो, वो इंडक्शन का प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसमें जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे सपोज करो, इसको एक एग्जांपल से समझाओ कि मान लो कि ये बॉडी है, इस पे चार्ज है 10 कूलम का, ठीक है, और दूसरी कोई बॉडी है, इस पे चार्ज है 2 कूलम का, और इन दोनों को हमने क्या किया, एक वायर से, एक सेकंड, हाँ, एक वायर से हमने इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वायर क्या है, आपका कंडक्टर है अगर, तो ये चार्ज इस पे से इसमें क्या होंगे, फ्लो होने लगेंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, और अगर निगेटिव चार्ज है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका फ्लो होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, दोनों बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस पे, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 10 कूलम से ये 2 कूलम की तरफ चार्ज क्या होने लगा, फ्लो होने लगा, ठीक है। ये मान रहे हैं हम लोग, ठीक। तो ये इधर फ्लो हो जाएगा। अच्छा, फ्लो होगा तो कोई भी प्रोसेस हो, फ्लो होने का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होगा, मतलब 10 कूलम में अगर मान लो 4 कूलम इधर चले गए, या चलो 3 कूलम इधर चलेगा, तो इसके पास बचे 7 कूलम, और इसके पास फिर कितने हो जाएंगे, +3 कूलम मतलब हो जाएंगे 5 कूलम। तो पहले कितने थे, 10 और 2 मतलब 12 कूलम था, अब बाद में कितना हो गया, 7 इस पे और 5 इस पे, तो भी 12 कूलम। तो आप यही कह सकते हो कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम अगर है, और तो इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, वो हमेशा कांस्टेंट होगा, या फिर आप कह सकते हो कि चार्ज हमेशा कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन जो है, ये दो एग्जांपल बहुत अच्छे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन में बता दूं आपको, तो नाम आई गया है, तो वैसे मैं न्यूक्लियर में इसको पढ़ाऊंगा आपको, और काफी डिटेल में इस पे बातें होंगी। देखो, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है और पेयर एनिहिलेशन क्या होता है, या
जाने दो। अभी जान के क्या करोगे, फालतू में लंबा खिंचाएगा। ये न्यूक्लियस में हम लोग पढ़ेंगे तो काफी लंबा होता है। इसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो फिर फोटोन बनता है, और फोटोन मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बनता है, मतलब ऐसे ही सब है। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक दो के जुड़ने से एक बनता है और एक के टूटने से दो, मतलब कि एक ही टूट के दो भागों में टूट जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आपका है कि अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, इस पे भी मैंने डिस्कस किया था, 3 कंडीशन बताई थी। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, और चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो। ये तीनों मैंने बताया था कि तीनों के केस में क्या होता है। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, तो प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास मिलेगी। और चार्ज पार्टिकल इन अनएक्सेलरेटेड मोशन प्रोड्यूस बोथ है। हाँ, तो ये भी मैंने बता रखा है कि अगर चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में तो है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अगर ये एक्सेलरेट भी कर रहा है तो ये कंडीशन आपके रेस्ट की है, ये कंडीशन आपके कांस्टेंट वेलोसिटी की है, और ये है एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन के साथ अगर ये मूव कर रहा है चार्ज तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी, और साथ ही साथ रेडिएशन भी ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, रेडिएट भी करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो वही यहाँ पे होगा कि बट एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल नॉट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, सिर्फ वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नहीं करता, साथ साथ रेडिएट्स एनर्जी, ये एनर्जी को भी रेडिएट करता है। किस फॉर्म में? ईएम वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो हमारा पूरा एक चैप्टर चलेगा अच्छा खासा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्लियर होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। अभी मेनली आप ये जान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये वैक्यूम में भी बहुत आराम से ट्रैवल प्रोपेगेट कर सकती हैं। इसमें 3 फील्ड होगी, 3 फील्ड क्या 3 डायरेक्शन का लो, फील्ड तो 2 ही होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरी डायरेक्शन होती है इसके प्रोपेगेशन की डायरेक्शन। ओके, तो ये है आपका अभी चार्ज का पूरा सीन, ठीक। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है ये पूछा है। आपको फॉर्मूला क्या पता है? आपको फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक ना। और पूछ रहा है कि कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, तो इसका मतलब कि माइनस NE के साथ हमें डील करना है। लेकिन आप ध्यान दो कि आपका नेगेटिव चार्ज पूछे या पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव होगा नहीं। n की वैल्यू अगर हमें यहाँ निकालनी है तो वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ठीक है। चलो अगर नेगेटिव भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां पे नेगेटिव का ये कह सकते हो कि वो जो है वो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आती है तो कह सकते हो कि आप वो क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालना है किसमें, 1 कूलम्ब में, तो 1 कूलम्ब रखा ऊपर और नीचे E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो कूलम्ब ऊपर भी यूनिट कैंसिल हो जाएगी और आपको ये सॉल्व करना है। तो 1/1.6 इंटू 10 के पावर 90, ठीक है। अब ये 1.6 से अगर 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप करके देख लेना, मैं सीधा यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये आपकी वैल्यू आएगी। इतने इलेक्ट्रॉन, ये ई नहीं है, इलेक्ट्रॉन आप कहोगे, निगेटिव चार्ज बोला है ना, तो इतने इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज की वजह से मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन आपके 1 कूलम्ब में होते हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि कोई एक वायर है, ठीक, और इस वायर में 1 कूलम्ब की अगर हमारी ये चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 कूलम्ब का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं क्योंकि चैप्टर काफी लंबा हो जाएगा, और ये टॉपिक पढ़ के फिर हम लोग अगला जो आ गया आपका ये भी मैं बता दूंगा, फिर कूलम्ब्स लॉ हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको देख लो। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल हम लोग जानते हैं, और मैं इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस भी क्या करूं क्योंकि इसमें जो मेन आपका एक सेमी कंडक्टर है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कोर्स के लिए है, जेई के लिए। मेनली कंडक्टर और इंसुलेटर का जो हम लोग जानते हैं ना सिंपल कॉन्सेप्ट, वही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, कि जिसमें करंट फ्लो हो सके वो कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो न हो सके वो इंसुलेटर। ओके, चलो थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं क्या कह रहा है। तो फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक थियरी के पर्पज के हिसाब से देखा जाए तो ऑल सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप। हर एक सब्सटेंस को 2 ग्रुप में बांटा गया। बिल्कुल यहाँ देखो क्या होता है ना, मैटर को बांटने के भी बहुत अपने तरीके हैं, सब्सटेंसेस को भी सब्सटेंस को बांटने के। थर्मोडायनेमिकली आप बांटो तो वो अलग हो जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस में हम लोग बात करने लगते हैं,
ना। और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में बात कर रहे होते हैं। मैग्नेटिज्म में घुसोगे तो उसी को आप डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बोलते हो। तो वो अपने तरीके हैं कि हम लोग किस थ्योरी में पढ़ रहे हैं और हमें क्या नीड है। तो दो मेन ग्रुप में बांटा गया है, पहला है आपका कंडक्टर और दूसरा है आपका इंसुलेटर। कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई भी आपका अगर कंडक्टर है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो इजीली आपके ई से क्या क्यू से दिखाता हूं मैं, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है। तो ये मूव करने के लिए ना ये फ्री होते हैं, ये इजीली मूव कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी इनको एनर्जी दी जाए तो ये बड़े आराम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करेंगे। लेकिन इंसुलेटर में ये टाइटली बाउंडेड होते हैं। देखो बाउंडेशन तो आपके कंडक्टर में भी होती है, ऐसा नहीं होता है ये कंप्लीटली फ्री होते हैं, ठीक है। होते हैं कुछ फ्री होते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती ही है ना। और रूम टेम्परेचर पे भी अगर हम लोग देखें तो कुछ फ्री हो जाते हैं उस एनर्जी की वजह से। लेकिन इनको ये कह सकते हो कि आप ये लूजली बाउंड होते हैं। जैसे ही इनको हल्की सी भी एनर्जी एक्स्ट्रा मिली, ये तुरंत ही अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, मान लेते हैं इसमें KLM 3 सेल है, तो जो M आउटर मोस्ट सेल है इसमें सपोज करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एनर्जी दोगे तो पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एस्केप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो ये फ्री हो जाते हैं। तो ये बहुत लूजली बाउंड होते हैं कंडक्टर्स में, इस वजह से होते हैं। लेकिन इंसुलेटर में ये बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, इतना ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं कि आप इनको एनर्जी देते जाओ देते जाओ देते जाओ, ये एनर्जी आप इनको कितना भी दे दो, ये उस कंडीशन में या उस एनर्जी तक नहीं पहुंच सकते हम लोग कि हम इनको बाहर निकाल सकें, बल्कि उसके पहले आपका ये जो सब्सटेंस है वही खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे कि लकड़ी है, वो डबल ले लें, ठीक है। आप इसको हीट देते जाओ, हीट देते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि लकड़ी जल जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलने वाले। तो यही होता है कि बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। इन एन अनचार्ज्ड बॉडी देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी कोई न्यूट्रल बॉडी की बात हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसमें चार्ज है ही नहीं। आप ये कहो, देखो चार्ज तो उसमें होगा, कोई भी अगर आपके पास बॉडी है तो उसमें प्रोटॉन होगा ही, इलेक्ट्रॉन होगा ही, होगा तो ना। तो अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है तो यही तो, ये तो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वो होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रल होने का क्या मतलब है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इनका जो टोटल चार्ज है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। नेट चार्ज जीरो हो जाता है, ठीक है। चार्ज कभी जीरो नहीं होते, हर बॉडी में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, ठीक है। तो चार्ज जीरो नहीं होते, नेट चार्ज जीरो होता है, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान रखना कि आपका जो इक्वल नंबर और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इस वजह से उनको न्यूट्रल कहा जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर द मेटल्स, ह्यूमन बॉडी एंड द अर्थ एंड दैट ऑफ इंसुलेटर। तो एग्जाम्पल लिया जाएगा कंडक्टर्स का, तो मेटल्स होते हैं ये कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी में भी करंट फ्लो हो सकती है, अर्थ हुआ, ये सारे आपके कंडक्टर्स में आते हैं। और अगर इंसुलेटर्स में देखें तो ग्लास, हार्ड रबर आपका और प्लास्टिक, वुड, ये सब आपके इंसुलेटर में आएंगे। इन मेटल्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द फ्री चार्जेस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। फ्री चार्जेस के फॉर्म में किसको लिया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाया था ना, वो इसी वजह से, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है ना वो तो न्यूक्लियस में होता है, वो तो इतना इजीली बाहर आएगा नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ही बहुत इजीली मूव कर पाते हैं उसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स ही एक तरीके से फ्री चार्ज के फॉर्म में उसमें घूमते हैं, जिनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो तीन चीजें होती है, कंडक्शन होता है और मतलब बैंड के हिसाब से अगर समझा जाए तो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और आपका एक बीच में फॉरबिडन बैंड आता है, जो कि मेनली हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं। तो इस पर भी मेरा एक लेसन है, आप प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें मैंने एनर्जी बैंड के बारे में बहुत कुछ बताया रखा है, तो आप देखना, आपको वहां पे हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, दोनों के बीच का कंडीशन होता है। सेमीकंडक्टर इज द थर्ड क्लास ऑफ मटेरियल, ये इसका थर्ड है, आपका थर्ड पार्ट आप कह सकते हो। देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर समवेयर बिटवीन दोज ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इनकी इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं उसको, आप रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ये दो चीज होती है ना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में, आप मेनली यही तो दो पढ़ोगे, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है और जो कंडक्टिविटी होती है, ये दोनों जो होती है ना वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है, ठीक है। अच्छा अब देखो इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी और कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो कम होगी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से ज्यादा, ठीक है। ऐसे ही कंडक्टिविटी की बात कर ले अगर,
तो ये भी रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा की बात कर लें तो इंसुलेटर की बहुत कम होती है, ठीक है, और कंडक्टर की बहुत ज्यादा होती है। तो सेमीकंडक्टर का क्या होगा, सेमीकंडक्टर का क्या होगा आपका बताओ। इसका कम है ना, तो इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्टर से कम, तो बीच में। अब इसमें मेन हम लोग जो पढ़ते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का पढ़ते हैं। इनका एग्जांपल हम लोग सेमीकंडक्टर में लेते हैं, क्योंकि इनका जो आपका मिलता है पोटेंशियल जो आपका वो हमें नोन होता है, और सारी चीजें ये अच्छे माने जाते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो इन्हीं को हम लोग कंसीडर करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ये होते हैं, ठीक है। चलो, तो आज नहीं, अभी एक चीज और बची थी ना, ये भी पढ़ लो कि अपार्ट फ्रॉम चार्ज एनर्जी एंगुलर मोमेंटम एंड मास आल्सो क्वांटाइज। सिर्फ चार्ज ही नहीं, आपकी एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम और मास सारे क्वांटाइज्ड होते हैं। हम लोग हमेशा केवल चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये सारे होते हैं। द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज एच न्यू। अगर एनर्जी की बात करें दोस्तों तो ये एच न्यू होती है, हमेशा क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करती है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो h/2π, ये भी देखो क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करता है। मतलब ये अगर इसकी बात करें तो ये NH न्यू में जाएगी। मतलब किसी भी फोटोन की एनर्जी लेंगे तो वो या तो 2h न्यू होगी या h न्यू होगी या 3h न्यू होगी। और अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम ले तो ये NH/2π, मतलब h/2π, 2h/2π या फिर 3h/2π, ऐसे ही ये वेरी करेगा, ठीक है। क्वांटम ऑफ मास अभी तक आज की डेट तक नहीं पता चला है, क्योंकि वेलोसिटी इसकी जो होती है ना, फोटोन में बेसिकली हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो फोटोन की वेलोसिटी जो होती है ना वो सी के कंपेयर में चली जाती है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में चली जाती है। और स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में जब भी जाती है तो हम लोग उस बॉडी को कह देते हैं मासलेस है, कह देते हैं, लेकिन ऐसा है तो नहीं, विदाउट मास कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसका मास अभी तक नोन नहीं है। आप लोग जब साइंटिस्ट बनना तो निकालना, बात अलग है, ठीक है। आगे है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एंटिटीज कॉल्ड क्वार्ट्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना, अगर इनको एक कॉम्बिनेशन में ले लिया जाए, एक साथ ले लिया जाए, तो इनको क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं, ठीक है। क्वार्क्स क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कलेक्शंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, इन पे कितने चार्ज होते हैं, तो विच हैव द चार्ज 1/3e एंड 2/3e, ठीक है। आइसोलेटेड क्वार्क्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड, सो क्वांटम ऑफ चार्ज इज स्टिल e। तो क्वांटम ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपकी काफी इंपॉर्टेंट, आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप समझ लो, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अगला हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। तो आज से हम लोगों ने कहाँ पे कवर किया, आज हम लोगों ने एक सेकेंड, कहाँ गया। अच्छा, ये जो देखो चार्जिंग ऑफ रबिन, चार्जिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये इंडक्शन मैंने नहीं बताया, ठीक है। ये मैंने इस पे एक पूरा लेसन ही बताया था। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये थर्ड वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो आपको चार्जिंग पता चलेगा। वैसे मैंने टाइटल दे रखा है तो आप टाइटल से भी देख सकते हो। वहाँ पे ये तीनों पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो वहीं से आप ये देख लेना, ठीक है। अब कूलॉम्स लॉ हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, 5वें पार्ट में। उसके पहले की सारी चीजें आज हो चुकी हैं, ठीक। इंसुलेटर तक खत्म कर दिया है, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी आप थर्ड पार्ट में देख लेना। तो आज के लेसन में इतना ही। आई होप कि आपको लेसन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन उनको हिट किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिए, शेयर कीजिए, और अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आगे के लेसन भी आपको पता चलते रहे, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसे ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।